नमस्कार दोस्तों। हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है, पर बुद्धि हमेशा बल पर भारी पड़ती है। आरएसएस का आदमी प्रधानमंत्री तो बन सकता है, लेकिन वह आरएनएडब्ल्यू में वह जॉब नहीं पा सकता है, क्योंकि उसको साइन करना होता है कि वो या उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर आरएसएस या कम्युनिस्ट से एसोसिएटेड नहीं है। जिस दिन पाकिस्तानी एजेंट बाल कटवाने आते हैं, इंडियन एजेंट बाल उठाकर ले आते हैं ताकि पता चल सके कि न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है या नहीं। इंडियन आर्मी को कारगिल के मैदान में पता चलता है कि उनके सामने 2 बटालियन और खड़ी है। उसने अपनी प्लेन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, उनको घूमने के लिए दे दिए थे। ऐसी फोटो आती है जिसको देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। जब सारी चीजें बहुत बढ़ जाती हैं, सभी चीजें अनकंट्रोल हो जाती हैं, तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती है। कहावत है नॉलेज इज पावर। ये कहावत सबसे ज्यादा फिट बैठती है इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर, जो सिर्फ अपने नॉलेज के दम पे लाखों लोगों की जान बचाते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद करता है, युद्ध नहीं करता है। युद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि युद्ध में पूरे देश को लगना पड़ता है। आतंकवाद में 10 लोग आए, अजमल कसाब जैसे, और बहुत सारा नुकसान मुंबई जैसे शहर में करके चले गए, और दिन प्रतिदिन आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को आतंकवाद करना सस्ता पड़ता है, वहीं युद्ध के लिए बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान रोता हुआ सभी देशों के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। आरएनएडब्ल्यू एजेंट अपने देश के लिए एक दुश्मन देश में जाकर अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आरएनएडब्ल्यू के बारे में हमने मूवी तो बहुत देखी है, लेकिन आरएनएडब्ल्यू ऑपरेट कैसे करती है, ऑपरेशन के लिए रेडी कैसे किया जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितनी होती है, और उनसे नुकसान क्या क्या झेलना पड़ता है, रिस्क कितना होता है, इन सभी के बारे में हम लोग गहराई से समझते हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी आरएनएडब्ल्यू को 1968 में बनाई गई थी। देश आजाद होने के बाद जब अंग्रेज देश छोड़कर जाते हैं, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई को पाकिस्तान को दे दिया जाता है, और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया को दे दिया जाता है। अंग्रेजों के समय पर आईबी देश की बाउंड्री के अंदर की चीजों पर काम करती थी, लेकिन 1951 में हिम्मत सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर आईबी को इंडिया के बाहर और अंदर दोनों जगह की इनपुट की जिम्मेदारी दे दिया जाता है। लेकिन कुछ सालों के बाद जो आईबी देश के बाहर के टास्क पर काम करती थी, फिर आईबी को केवल देश के अंदर के इनपुट की जिम्मेदारी दिया गया और आरएनएडब्ल्यू को बनाया गया, क्योंकि चाइना ने 1954 में एक मैप रिलीज किया था, जिसमें इंडिया का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने अपनी बाउंड्री के अंदर दिखा दिया था। पहले तो ये बोला कि ये एक एरर है, और कुछ समय के बाद 28 अक्टूबर 1962 को इंडिया में घुसकर कब्जा करना स्टार्ट कर देता है, और इंडिया यह युद्ध हार जाता है। इस समय आईबी चाइना के किसी भी इनपुट को नहीं पकड़ पाता है। इस युद्ध के बाद आईबी को और अधिक अपडेट किया जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस किया जाता है, ताकि किसी भी देश के इनपुट को पकड़ा जा सके और उस पर कार्रवाई किया जा सके समय पर। इसके बाद 1965 में दोबारा आईबी फेल हो जाती है। इस बार पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया। या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा डरने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सवाल। इसके बारे में आईबी के पास कोई इनपुट नहीं थी। अगर आईबी पहले से इनपुट पता करके रखती तो इतना बड़ा खामियाजा न भुगतना पड़ता है। इस तरह के वार को रोका जा सकता था। इतने कम समय में 2 वार हुआ और आईबी पकड़ नहीं पाया। इसके बाद जब इंदिरा गांधी 1966 में पीएम बनती हैं, तो फीएमएस ऑफिसर आरएन काऊ को बुलाती हैं, एक मीटिंग करती हैं और कहती हैं कि देश की सुरक्षा के लिए आईबी के अलावा एक एडवांस इंटेलिजेंस एजेंसी बनाना है। उसके बाद आरएन काऊ एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जिसका नाम आरएनएडब्ल्यू रखा जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इस इंदिरा गांधी ने कहती हैं कि इसके जो हेड होंगे वो डायरेक्ट पीएम को अपना रिपोर्ट डायरेक्ट करेंगे। इसके बाद 21 सितंबर 1968 को आरएनएडब्ल्यू बना दिया जाता है, और इसका हेड ऑफिस साउथ दिल्ली में लोधी रोड पर है। आईबी को आरएनएडब्ल्यू बनने के बाद उसे इंडिया के अंदर की इनपुट का टास्क दिया गया।
अब आईबी इंडिया के बाहर की टास्क नहीं कर सकती थी। आरएनएडब्ल्यू बनने के बाद आरएन काउ ने मैंडेटरी कर दिया था कि जो कोई भी आरएनएडब्ल्यू का जो एस्पाई होगा वो इंडिया की बाउंड्री के बाहर के ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगा, जिसका नाम आप किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी रिपोर्ट या किसी पेपर के टुकड़े पर भी नहीं लिख सकते हैं। आपको नाम याद रखना होगा। किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिस के बाहर नेम प्लेट नहीं होते थे और आरएनएडब्ल्यू में कोई रिजग्नेशन नहीं होती थी। जो सीनियर ऑफिसर होते थे उसे सेक्रेटरी बोला जाता था, जो जूनियर ऑफिसर होते थे उन्हें अंडर सेक्रेटरी बोला जाता था। ये सब सेटअप करने के बाद आरएनएडब्ल्यू का नेक्स्ट टास्क था कि वो अपने स्पाई एजेंट को ट्रेंड करके दूसरे देशों में प्लांट कैसे करें ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सके। इसके बाद जो इंडिया के बाहर भारतीय दूतावास एम्बेसी थी उसमें फेक जॉब के नाम पर स्पाई एजेंट को बुलाया जाता है। आरएनएडब्ल्यू के एजेंट दूसरे देशों में जाकर वायरलेस और वायर कम्युनिकेशन को ट्रेस करके इंडिया में मॉर्स कोड के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। ये कोड ऐसा दिखता था। इसके बाद आरएनएडब्ल्यू ने इंडिया के बॉर्डर पर मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए और एसआईजीआई एंटी सिग्नल से इंटेलिजेंस के थ्रू बॉर्डर्स से ही कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया। और कुछ समय के बाद इंदिरा गांधी जी ने आरएनएडब्ल्यू के हेड को कैबिनेट का हिस्सा बना दिया। आरएनएडब्ल्यू के रिक्रूट के समय उन्हें फॉर्म पर साइन करना होता था कि वो या उनके फैमिली का कोई भी मेंबर आरएसएस या कम्युनिस्ट से एसोसिएटेड नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बने, नरेंद्र मोदी जी पीएम बने, आरएसएस के एलके आडवाणी जी होम मिनिस्टर बने, लेकिन ये फॉर्म चेंज नहीं किया गया। मतलब कि आरएसएस का कोई भी आदमी प्रधानमंत्री तो बन सकता है लेकिन वह आरएनएडब्ल्यू में जॉब नहीं पा सकता है। आरएनएडब्ल्यू सारी चीजें सेटअप करने के बाद अपने पहले स्पाई एजेंट को पाकिस्तान में घुसाने का प्लान बनाते हैं और इस एजेंट का नाम कश्मीर बेदी रखा गया था। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान भेजने के लिए इनका नाम मोहम्मद इब्राहिम रख दिया जाता है और 2 पाकिस्तानी सिटीजन के थ्रू इनको बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन को आरएन काउ दिल्ली से ऑपरेट कर रहे होते हैं और कश्मीर बेदी पाकिस्तान पहुंचने के बाद प्लान के हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन रेडियो सिग्नल के थ्रू अमृतसर के एक घर में भेजते हैं। वहां से फिर एक आदमी सिक्योर टेलीफोन लाइन के थ्रू दिल्ली में एक घर था वहां भेजता था। फिर इसके बाद एक मैसेंजर बाइक पर आता था, उस एरिया का पब्लिक टेलीफोन का इस्तेमाल करके इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता था और फिर मैसेज को आरएन काउ के पास भेज देता था। और कुछ दिन के बाद एक ऐसी फोटो आती है जिसको देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। उस फोटो को देखकर ये पता चलता है कि पाकिस्तान के एक एयरबेस पर कुछ अमेरिकन मेड्स एक कार्गो प्लेन से अनलोड किया जा रहा है। इस प्लेन से गोला बारूद और कुछ आदमी निकल रहे हैं। इसमें 6F-104 फाइटर प्लेन, 7B-507 बॉम्बर और 300 कैरियर थे जो अनलोड हो रहे थे। जब ये सूचना ऊपर पहुंचती है तो पता चलता है कि यूएस अपने आर्म्स एम्बार्गो को तोड़कर पाकिस्तान को सीक्रेटली वेपन सप्लाई कर रहा है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। और इंडिया को पता चल गया था कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहा है। ईयर 1970 में आते आते आरएनएडब्ल्यू के एजेंट लंदन में ठीक ठाक नेटवर्क बना लिए थे। इन्हीं इंडियन एजेंट में से एक ऐसा था जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स थे उनको फॉलो करता था, उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता था। आरएन काउ ने इंदिरा गांधी को सजेस्ट किया कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच जो एयरप्लेन भारत के ऊपर आते जाते हैं, अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो इंडिया को यह सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी कहती हैं ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, बिना किसी रीजन की एयर स्पेस बंद करना, या तो युद्ध जैसे स्थिति हो तभी ऐसा करा जा सकता है। अगर बिना किसी रीजन के ऐसा करा जाएगा तो इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, जिससे भारत को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी टाइम पर एक ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जिससे इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आती है। हासिम कुरैशी नाम का एक आदमी श्रीनगर से पेशावर गया था। वहीं पर उसकी मुलाकात मकबूल भट्ट नाम के एक आदमी से होती है, जो कि एक आतंकी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट का आदमी था। मकबूल भट्ट ने हासिम कुरैशी को अपने संगठन में शामिल कर लेता है और इस आतंकी संगठन के 35 आदमी पाकिस्तान से कश्मीर में घुस रहे थे
और उनको जम्मू कश्मीर की पुलिस तभी सभी को पकड़ लिया और पाकिस्तान की आतंकी संगठन 35 आदमी को छुड़ाने की जिम्मेदारी हाशिम कुरैशी को दे दिया। हाशिम कुरैशी का प्लान था कि श्रीनगर वापस जाकर श्रीनगर एयरपोर्ट से एक प्लेन हाईजैक करेगा और फिर वह इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करके 36 आतंकियों को छुड़ाने का मांग करेगा और उनको छुड़ा लेगा। जैसे ही हाशिम कुरैशी इंडिया में घुसता है उसको भी एजेंसी पकड़ लेती है और ये खबर आर्यन काऊ को होती है। तो हाशिम कुरैशी से पूछताछ किया जाता है तो प्लेन हाईजैक के 36 आतंकियों को छुड़ाने का प्लान आर्यन काऊ को पता चल जाता है और हाशिम कुरैशी को आर्यन काऊ कन्विंस कर लेते हैं और डबल एजेंट बना देते हैं। अब यहाँ से हाशिम कुरैशी इंडिया के लिए काम करने लगता है। अब आर्यन काऊ का प्लान था कि तुम जैसे इंडियन प्लेन को हाईजैक कर रहे थे उसको वैसे ही हाईजैक करना है। ये प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान के लाहौर में लेकर जाना है और प्लेन के अंदर RNAW के एजेंट होंगे और इस प्लेन को पाकिस्तान में उतारने के बाद 36 आतंकियों को छुड़ाने की डिमांड करनी है। उसके साथ साथ एक चीज और करनी है, जुल्फे अली कार भुट्टो से मिलने की डिमांड करनी है। प्लान के अनुसार हाशिम कुरैशी 30 जनवरी 1971 को इंडियन प्लेन को हाईजैक करके लाहौर में प्लेन उतार देते हैं। इसके बाद हाशिम से मिलने को 1 फरवरी 1971 को जुल्फिकार भुट्टो आते हैं और जैसे ही मिलते हैं ये सारी फुटेज मीडिया में वायरल हो जाती है। इसके बाद इंडिया में इस हाईजैक के बारे में अनाउंसमेंट करी जाती है और इसको इंडिया पर एक अटैक की तरह देखा जाता है और इसको एक खतरा बता के इंडिया पाकिस्तान की जो एयर स्पेस था उसको बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है वर्ल्ड से। उसके बाद प्लेन्स किससे सारे पैसेंजर को उतारकर प्लेन में आग लगा दिया जाता है, जिसके बाद 36 आतंकी को भी नहीं छोड़ना पड़ता है और पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस भी बंद कर दिया जाता है क्योंकि हाशिम कुरैशी इंडिया का एजेंट बन गया था। इस आर्यन काऊ के प्लान को मास्टर स्ट्रोक प्लान की तरह देखा जाता है। इसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे। इसको लेकर इंदिरा गांधी का बहुत नाम होता है। इसके बाद RNAW को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करके बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है। इसके बाद जब 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो इसकी सीक्रेसी मेंटेन करने की जिम्मेदारी RNAW को दिया गया और यह बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। और कुछ समय के बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने से फैसला आता है। उसमें यह कहा गया कि जो ईयर 1971 के लोकसभा इलेक्शन में अनियमितता पाई गई थी, ये इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुए थे, जीतने के लिए इलीगल प्रैक्टिस किए गए थे। ये पता चलने के बाद विपक्ष बहुत ज्यादा हल्ला करता है और प्रेशर बनाता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन चाहिए। जब ये सारी चीजें बहुत बढ़ जाती हैं और हाथ से निकलने लगती हैं तो इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगा देती हैं देश में। इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में आपातकाल की घोषणा की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत। ये इमरजेंसी 1977 तक लगी रहती है। उसके बाद मार्च 1977 में मोरारजी देसाई PM बनते हैं। इनके बनने के तुरंत बाद RNAW के ऊपर इंक्वायरी बैठा दिया जाता है। इसी टाइम पर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान में RNAW के एजेंट इनकी एक्टिविटी को ट्रेस कर रहे थे। RNAW के एजेंट नोटिस करते हैं कि रावलपिंडी के पास खान रिसर्च सेंटर में डेली साइंटिस्ट आते हैं, जाते हैं और सेम टाइम पर वापस आते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके RNAW के ऑफिस में भेज दिया जाता है और पता चलता है कि कहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी तो नहीं कर रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए किसी एजेंट को उस लैब के अंदर प्लांट करने के लिए टाइम नहीं था। इसके बाद इंडियन एजेंट डेली पाकिस्तानी साइंटिस्ट को फॉलो करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि ये साइंटिस्ट बार्बर शॉप पर बाल कटवाने जाते हैं। वहां से इंडियन एजेंट साइंटिस्ट के बाल उठाकर ले आते हैं और फिर इंडिया भेज देते हैं। और जब बाल की टेस्टिंग होती है तो उसमें न्यूट्रिनो रेडिएशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इससे कंफर्म हो जाता है कि खान रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर की टेस्टिंग चल रही है।
इसके बाद इंडियन एजेंट को सेम वीक में खान रिसर्च लैब में काम करने वाला एक एजेंट मिल जाता है जो $10,000 में पूरा न्यूक्लियर टेस्ट का ब्लूप्रिंट कॉपी देने को तैयार हो जाता है। $10,000 देने के लिए पीएम का अप्रूवल लेना जरूरी था, लेकिन पीएम पैसा देने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। आरएनए-डब्ल्यू उस टाइम पर इजराइल की एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर काम करती थी। इजराइल को भी इसके बारे में पता चल जाती है। इजराइल के लिए भी ये पाकिस्तान खतरा बना हुआ था, इसीलिए इजराइल इस खान लेबोरेटरी पर अटैक करने का प्लान बनाता है। लेकिन इजराइल से पाकिस्तान की दूरी बहुत ज्यादा थी, तो इसके लिए वो इंडिया को रीच आउट करता है। लोकेशन बहुत दूर है, प्लेन में रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो अगर इंडिया की रिफ्यूलिंग के लिए अलाउ कर देता है तो इजराइल न्यूक्लियर टेस्ट को रोक देगा। लेकिन मोरारजी देसाई इसके लिए भी मना कर देते हैं। और एक दिन मोरारजी देसाई पाकिस्तान के पीएम से नाराज हो गए और बोले कि आप जो कर रहे हो वो हमें सब कुछ पता है। आप खान रिसर्च सेंटर में क्या कर रहे हो, कितने लोग इन्वॉल्वमेंट है, ये सब मुझे पता है। ये सब सुनकर जियाउल हक की होश उड़ जाती है कि इतने अंदर की बात इन्हें कैसे पता है। इसका मतलब अंदर का कोई आदमी इंडियन आदमी से मिला हुआ है। यह देश के पीएम की सबसे बड़ी गलती थी। मोरारजी देसाई की इस गलती की वजह से पाकिस्तान में रह रहे इंडियन एजेंट को खोज कर पाकिस्तान जान से मारने लगा। इस समय आरएनए-डब्ल्यू के सबसे ज्यादा एजेंट शहीद हुए से इस पीएम की वजह से। आरएनए-डब्ल्यू इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन की वजह से रोक नहीं पाता है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई सालों तक पीछे कर दिया जाता है। फिर आगे चलकर इंडिया पाकिस्तान पीसफुली रिलेशन मेंटेन करने के लिए मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी जी दोबारा से पीएम बनती हैं और आरएनए-डब्ल्यू को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने का काम किया जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा दिया जाता है। साइबर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सब की ट्रेनिंग एजेंट को कराई गई बाहर के देशों में भेजकर। इंदिरा गांधी के पीएम बनने के एक साल के बाद ही 1981 में आर.एन. काओ को वापस बुला के सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल दिया जाता है। इसी पर्टिकुलर टाइम पर इंडिया को एजेंट की मदद से बहुत बड़ा फायदा होता है। वास्तव में इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो 70 किलोमीटर का पहाड़ी एरिया सियाचिन ग्लेशियर ये कन्फ्लिक्ट हो गया था। इस एरिया में बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसको क्लेम करते थे कि ये मेरा है। इस एरिया की कंडीशन काफी एक्सट्रीम थी, -50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, इसीलिए बहुत अलग तरीके की सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट करनी पड़ती थी। इसके लिए विवाद काफी टाइम से चल रहा था और पाकिस्तान अपना कब्जा करना चाहता था, भारत अपना कब्जा करना चाहता था। ईयर 1984 में आरएनए-डब्ल्यू की वजह से इस एरिया की सिचुएशन हमेशा के लिए बदल जाती है। आरएनए-डब्ल्यू की नेटवर्क लंदन में बहुत स्ट्रांग थे। ये लोग पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के ऊपर नजर रखते थे और उसी एरिया में गवर्नमेंट की एक शॉप थी जो एक्सट्रीम वेदर के लिए कपड़े बनाकर देती थी। एक इंडियन एजेंट के पास इनपुट आता है कि पाकिस्तान ने इस गवर्नमेंट से 150 लोगों के लिए थर्मल कोट, पैंट्स, शूज ऑर्डर किया है जो -50 डिग्री तक सरवाइव कर सके। इस सब सूचना को इंडिया भेजते हैं और डिस्कशन के बाद पता चलता है कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर के लिए कुछ प्लान कर रहा है। यहाँ से इंडिया एक प्लान बनाता है। लंदन के अंदर के अपने एजेंट को इस गवर्नमेंट कंपनी के पास भेजा जाता है और एजेंट इस कंपनी से बात करके अपनी काफी पकड़ बना लेता है और पाकिस्तान के ऑर्डर की सारी डिटेल ले लेता है और आरएनए-डब्ल्यू के कश्मीर स्टेशन के हेड विक्रम सूद को दे देता है और विक्रम सूद एल हून के साथ मीटिंग करते हैं। इसके बाद इंडियन आर्मी को सियाचिन ग्लेशियर पर भेजने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दिया जाता है। ट्रेनिंग में समय ज्यादा लगने की वजह से एजेंट के थ्रू गवर्नमेंट कंपनी को कांटेक्ट किया जाता है और जो डिलीवरी डेट थी उसको एक्सटेंड कराया जाता है ताकि तैयारी के लिए और समय मिल सके। और फिर सारी तैयारियों के साथ 13 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्मी के 300 जवान को एयर लिफ्ट करके सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंचा दिया जाता है। तब से लेकर आज के समय तक सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के पास है।
पाकिस्तान की आर्मी जब तक वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया था। सितंबर 1998 में RNAW के एजेंट को ब्रसल में इनपुट मिला कि पाकिस्तान 50,000 बूट खरीद रहा है। ये बूट कारगिल की लड़ाई के लिए खरीदे गए थे। फिर इसके बाद सेम मंथ में सितंबर 1998 में पाकिस्तान कारगिल के अपोजिट एरिया में आर्टिलरी और मोर्टार का मूवमेंट बढ़ा दिया था। इसकी डिटेल आगे भेजी गई, लेकिन DGMI ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसी समय पर 2 नए बटालियन की भी डिप्लॉय किया गया था। इंडियन आर्मी को डायरेक्ट कारगिल के मैदान में पता चला कि इसके अगेंस्ट 2 बटालियन और खड़ी हैं। इसके बाद ARC, जिसको इस एरिया की मॉनिटरिंग करने की को दिया गया था, उसने अपनी प्लेन कैबिनेट मिनिस्टर की अपने गर्लफ्रेंड के साथ आई थी, उनको घूमने के लिए दे दिए। इंटेलिजेंस एजेंसी की कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से कारगिल में बहुत अधिक नुकसान हुआ और भारत के बहुत सारे सोल्जर्स शहीद भी हो गए। इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसी को अपडेट किया जाता है ताकि दोबारा से कोई गलती ना हो। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो देश के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।